ज्योग्राफी से फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट के लिए पेपर कोड MAGE06 के इंटरनल असाइनमेंट कैसे बनाने हैं उसकी कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि यदि आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से यदि असाइनमेंट बनाओगे तो मैक्सिमम नंबर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले असाइनमेंट का जो फॉर्मेट है वो कैसा रहेगा ये देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट पेज है। तो आपको क्या करना है असाइनमेंट बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, 10 पेज लेने हैं आपको A4 साइज़ के, 1 साइड लाइन वाले और 1 साइड ब्लैंक वाले, और एक फाइल का कवर ले लेना। 2-3 प्रकार के आते हैं, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। अब फर्स्ट पेज आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक भरना है, इसमें गलती नहीं करनी है, तो भरते टाइम बहुत ही ध्यान से भरना। पहले कोर्स कोड क्या है इसका, GE06। इन 4 बॉक्स में GE06 अपने को लिखना है। उसके बाद 2 नंबर पे है पाठ्यक्रम का नाम। तो पाठ्यक्रम का नाम क्या लिखेंगे, MA ज्योग्राफी। उसके बाद 3 नंबर है स्कॉलर संख्या। तो स्कॉलर संख्या आपकी स्टूडेंट वन व्यू वाले पोर्टल है उस पर मिल जाएगा। उसके बाद 4 नंबर है छात्र का नाम। तो इसमें आपका नाम लिखना है और नीचे इन बॉक्स में आपको पूरा फिल कर देना है। उसके बाद आपके फादर का नेम आएगा। उसके बाद आपका जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, वही फिल करना है। उसके बाद 7 नंबर में अध्ययन केंद्र का नाम, आपके स्टडी सेंटर का नाम आएगा जहाँ पे आपके एग्ज़ाम होंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये रहती है कि असाइनमेंट जमा कहाँ करवाने हैं। तो असाइनमेंट जमा है वो स्टडी सेंटर पे भी होते हैं और रीजनल सेंटर दोनों पे ही होते हैं। यदि आप प्राइवेट MA कर रहे हैं और यदि आप बाय पोस्ट भेजना चाहते हैं तो आप इनमें रीजनल सेंटर पे भी भेज सकते हैं और अपने जो स्टडी सेंटर है वहाँ पे भी भेज सकते हैं। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट आपने चूज़ किया था उस डिस्ट्रिक्ट में आप भेज सकते हैं। तो यहाँ 7 नंबर में आप अपने स्टडी सेंटर का नाम लिख दीजिए। उसके बाद 8 नंबर में आप रीजनल सेंटर कौन कौन सा, जैसे अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर। उसके बाद आप जमा कराने की जो डेट है वो यहाँ मेंशन कर देंगे। फर्स्ट पेज का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लेना। असाइनमेंट का जो फॉर्मेट है वो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। जैसे सबसे पहले इंटरनल असाइनमेंट 2026-27, प्रोग्राम नेम है वो MA ज्योग्राफी, पेपर का जो कोड है वो MAGE06 है, और सब्जेक्ट क्या है, भारत का वृत्त भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, MA फाइनल का है ये। और मैक्सिमम मार्क्स 20 नंबर का होता है ये। 80 नंबर का आपका जो मेन एग्जाम है वो होता है और 20 नंबर का असाइनमेंट होता है। इसमें सेक्शन A, B, C 3 प्रकार के सेक्शन होते हैं। सेक्शन A के अंदर आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें आपको प्रत्येक पर्सन का आंसर देना है। इसमें 4 पर्सन है तो चारों पर्सन के आपको आंसर देने हैं, और प्रत्येक जो पर्सन है वो 1 नंबर का होगा। तो 4 पर्सन फर्स्ट है वो 4 नंबर का है। उसके बाद सेक्शन B के अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने हैं। इसके अंदर 4 पर्सन होंगे पर आपको करने 2 ही है, और 2 पर्सन है वो 4-4 नंबर के, मतलब 8 नंबर के होंगे। और सेक्शन C है उसके अंदर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे। 2 पर्सन होंगे, उनमें से 1 करना है और वो 8 नंबर का होगा, और उसका जो उत्तर है वो आपको 500 शब्दों में देना है। सेकंड पेज पे सेक्शन A वाले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो करेंगे। तो पहला प्रश्न कौन सा है, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा को अपन अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद आंसर देंगे कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में निर्धारित सीमा रेखा है। इसका निर्धारण 1914 के शिमला सम्मेलन में किया गया था। अब ये 2-3 लाइन के ही अंदर आपको लिखना है, एक पेज के ऊपर ही आपको चारों आंसर दे देने हैं। प्रश्न नंबर 2 है कोरोमंडल तट के बारे में बताना है। तो कोरोमंडल तट भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। यह मुख्यतः तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में फैला है और बंगाल खाड़ी से लगता है। प्रश्न नंबर 3 क्या है, भारत में सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र। तो भारत के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है वो मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर, नागपुर, इंदौर, पुणे और तिरुपुर है। ये केंद्र कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विषमता का अर्थ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक और विकास संबंधी असमानता से है।
इसके कारण क्षेत्रों में आय, रोजगार और सुविधाओं में अंतर पाया जाता है। अब ये एक पेज आपका कंप्लीट हो गया है और उसके अंदर चारों आंसर आ गए हैं। अब पेज नंबर 2 लेंगे और उसके अंदर सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब इसमें आपको सेक्शन बी के अंदर 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न है वो 4 नंबर का होगा, तो 8 नंबर का है सेक्शन बी। ये पठार के भौतिक विभागों का वर्णन कीजिए। तो आंसर देख लेते हैं इसका। प्रायद्वीपीय पठार भारत का प्राचीन एवं कठोर भूभाग है जिसका निर्माण मुख्यतः आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से हुआ है। इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। तो इसको प्रमुख अलग अलग भौतिक भागों में बांटा है। तो कौन कौन से भाग हैं? मध्य उच्च भूमि, यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। इसमें मालवा का पठार, बुंदेलखंड तथा छोटा नागपुर पठार प्रमुख है। यहाँ अनेक नदियाँ पठारी भागों को काटती हुई बहती है। उसके बाद दक्कन का पठार, यह नर्मदा नदी के दक्षिण में विस्तृत है। इसका जो अधिकांश भाग है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला है। यहाँ बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित लावा प्रदेश पाए जाते हैं। अब जो ये आपको बोल्ड जो लेटर दिख रहे हैं जैसे मध्य उच्च भूमि है, तो इसको आप या तो ब्लैक पेन से लिखेंगे उसमें और या फिर रेड पेन से। जो आंसर होंगे वो पूरे ब्लू पेन से आपको लिखने हैं। उसके बाद 3 नंबर है मालवा का पठार, यह मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। यहाँ काली मिट्टी का विस्तार है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। अभी यह जो आंसर दिए हैं मैंने, ये खाली आपको फॉर्मेट समझाने के लिए दिए हैं। भी आपको कितने पेज में आंसर देने हैं और किस किस तरीके से आपको लिखना है ताकि आपके नंबर है वो मैक्सिमम आए। उसके बाद है छोटा नागपुर का पठार, यहाँ झारखंड तथा आसपास के क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ लोहा, एसक, कोयला, अम्रक और बॉक्साइट जैसे खनिजों की प्रचुरता है। उसके बाद है पश्चिमी एवं पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट दक्कन पठार के पश्चिम किनारे पर लगातार ऊंची पर्वतीय श्रृंखला बनाते हैं, जबकि पूर्वी घाट है वो अपेक्षाकृत स्थित है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार भारत की भौगोलिक संरचना, खनिज संपदा, कृषि और जल संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, भारत में वर्षा के वितरण प्रतिरूप को समझाइए। तो आंसर लिखेंगे, भारत में वर्षा का वितरण अत्यंत असमान है। इसका प्रमुख कारण मानसूनी पवनें, स्थलाकृति, समुद्र से दूरी तथा पर्वतों की स्थिति है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण जून से सितंबर के बीच होती है। हेडिंग डाल लेंगे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। तो पश्चिम घाट के पश्चिम ढाल, असम, मेघालय तथा पूर्वोत्तर भारत में अत्यधिक वर्षा होती है। मेघालय के कुछ भागों में विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। पश्चिमी घाट से टकराकर मानसूनी पवनें भारी वर्षा करती है। उसके बाद है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। तो गंगा के मैदान, पूर्वी भारत तथा मध्य भारत के कई भागों में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है। यहाँ वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर सामान्यतः घटती जाती है। उसके बाद है कम वर्षा वाले क्षेत्र। तो पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग, पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र तथा दक्कन के आंतरिक भागों में वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की दिशा मानसूनी पवनों के समांतर होने के कारण वर्षा कम होती है। अब उसके बाद है वर्षा की मौसमी प्रकृति। तो भारत में वर्षा मुख्यतः ग्रीष्मकालीन मानसून से प्राप्त होती है, इसलिए वर्षा की जो मात्रा और समय में वर्ष दर वर्ष परिवर्तन भी पाया जाता है। इस प्रकार भारत में वर्षा का वितरण क्षेत्रीय रूप से असमान है, जिसका कृषि, जल संसाधन और आर्थिक गतिविधियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अब आपको इसमें 4 में से 2 प्रश्न करने हैं। 2 के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। तो जो दोनों प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको 4 पेज में करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको 2 पेज के अंदर लिखना है। तो आपके 4 पेज हो जाएंगे और 2 पेज शुरू वाले हो गए। एक पेज पे सेक्शन ए आ गया था और एक आपका जो फॉर्मेट है पहला वो आ गया था। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। तो प्रादेशिक नियोजन का अर्थ है किसी क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों, जनसंख्या, आर्थिक गतिविधियों तथा विकास की आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध विकास करना है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में प्रादेशिक नियोजन की विशेष आवश्यकता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों, उद्योग, कृषि, रोजगार, आय तथा आधारभूत सुविधाओं का वितरण समान नहीं है। कुछ क्षेत्र अत्यधिक विकसित हैं जबकि अनेक क्षेत्र अभी भी आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इस क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए प्रादेशिक नियोजन आवश्यक है। अब इसके बाद में इसके प्रमुख उद्देश्य लिख लेंगे, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। फिर आगे लिखेंगे, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करना, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। प्रादेशिक नियोजन के माध्यम से कृषि, सिंचाई, उद्योग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसी सुविधाओं का क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास किया जा सकता है। इससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तथा बड़े शहरों की ओर होने वाले अत्यधिक प्रवास को कम किया जा सकता है।
अब लास्ट में लिखेंगे इसके अतिरिक्त प्रादेशिक नियोजन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक है। बाढ़, सूखा और मरुस्थलीयकरण जैसी क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। अतः भारत में संतुलित, समावेशी और स्थिर विकास के लिए प्रादेशिक नियोजन अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, भारत में पर्यावरण प्रदूषण को समझाइए। तो पर्यावरण प्रदूषण का जो अर्थ है वो पर्यावरण में ऐसी हानिकारक पदार्थों का प्रवेश है जो वायु, जल, मृदा तथा जीव जगत के प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित करते हैं। भारत में तेजी से बढ़ता औद्योगिकरण, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और परिवहन इसके प्रमुख कारण हैं। उसके बाद है वायु प्रदूषण। तो भारत की प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है वाहनों, कारखानों, ताप विद्युत संयंत्रों तथा जीवाश्म ईंधनों के जलने से धुआं और हानिकारक गैसें निकलती है। इससे मानव स्वास्थ्य तथा वायुमंडलीय गुणवत्ता प्रभावित होती है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे जल प्रदूषण। तो नदियों, झीलों और भूजल में औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू सीवरेज और रासायनिक पदार्थ तथा कृषि अपवाह से मिलने से होता है। इससे पेयजल की गुणवत्ता और जलीय जीव प्रभावित होते हैं। मृदा प्रदूषण। तो रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, औद्योगिक कचरे तथा प्लास्टिक अपशिष्टों के कारण बढ़ता है। इससे मिट्टी की उर्वरता और कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे ध्वनि प्रदूषण। तो वाहनों, मशीनों, लाउडस्पीकरों तथा औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न होता है। यह मनुष्य के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, वृक्षारोपण, कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन, औद्योगिक अपशिष्टों का उपचार और पर्यावरणीय नियमों का प्रभावी पालन आवश्यक है। अब सेक्शन सी के आंसर करेंगे जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। इसमें मैंने 2 प्रश्न करवाए हैं, उसमें से कोई भी एक प्रश्न का आपको आंसर करना है और एक प्रश्न है वो 8 नंबर का होगा। बचे हुए जो पेज है उसमें इस प्रश्न का आंसर लिखना है। प्रश्न नंबर 6 है भारत में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की संभावना एवं विकास पर भौगोलिक लेख लिखिए। तो भारत एक विशाल भौगोलिक विविधता वाला देश है जहां ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और लघु जल विद्युत प्रमुख है। ये स्रोत पारंपरिक कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की तुलना में अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। उसके बाद हेडिंग डाल लेंगे सौर ऊर्जा की संभावना। भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ वर्ष के अधिकांश समय पर्याप्त सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सौर ऊर्जा की विशेष संभावना है। पश्चिमी राजस्थान का विशाल शुष्क क्षेत्र बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए अनुकूल है। घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर भी ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे पवन ऊर्जा। तो भारत के तटीय और कुछ पठारी क्षेत्रों में पवन ऊर्जा की अच्छी संभावनाएं हैं। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। समुद्री तटों तथा तेज हवाओं वाले क्षेत्रों में पवन टर्बाइनों के माध्यम से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे जैव ऊर्जा। तो भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ कृषि अवशेष, पशु अपशिष्ट तथा अन्य जैविक पदार्थ बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। इनसे बायोगैस, बायोमास और जैव ईंधन का उत्पादन किया जा सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ साथ कृषि अपशिष्टों का उपयोग भी संभव होता है। इसके बाद जो अन्य ऊर्जा स्रोत है वो देख लेंगे। तो भारत में समुद्री तटों पर ज्वारीय ऊर्जा तथा कुछ विशेष क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा की भी संभावनाएं हैं। हिमालय और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में लघु जल विद्युत परियोजनाएं भी विकसित की जा सकती है। अब विकास की दिशा देख लेंगे। तो भारत में सौर एवं पवन ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर पार्क, रूफटॉप सोलर पवन परियोजनाएं और जैव ऊर्जा कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल भी भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करती है। लास्ट में इसका देख लेंगे महत्व। तो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाते हैं, आयातित पेट्रोलियम पर निर्भरता करते हैं और प्रदूषण तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने में सहायक करते हैं। इनके विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। निष्कर्ष में क्या डालेंगे? भारत की भौगोलिक परिस्थितियां अपारंपरिक ऊर्जा के विकास के लिए अत्यंत अनुकूल है। तकनीकी विकास, निवेश, ऊर्जा भंडारण और बेहतर विद्युत ग्रिड के साथ इन स्रोतों का विकास भारत को स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था की ओर ले जा सकता है। अब प्रश्न नंबर 7 में क्या लिखेंगे? वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका समझाइए। तो आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। भारत विश्व का एक विशाल जनसंख्या वाला, तेजी से विकसित होता और महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति रखने वाला देश है। हिंद महासागर के मध्य स्थित होने के कारण भारत का सामरिक एवं आर्थिक महत्व अत्यधिक है। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने वैश्विक मामलों में स्वतंत्र विदेश नीति, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को महत्व दिया है। उसके बाद भारत ने शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। भारत ने
शक्ति गुट का स्थायी सदस्य बनने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान और विकासशील देशों के हितों का समर्थन किया। इससे भारत को वैश्विक स्तर पर एक स्वतंत्र और संतुलित राष्ट्र के रूप में पहचान मिली। अब उसके बाद हेडिंग डाल लेंगे संयुक्त राष्ट्र में भूमिका। तो भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और बहुपक्षीय सहयोग का समर्थक रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और अन्य संसाधनों के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत सुरक्षा परिषद में सुधार और विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता पर भी जोर देता है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे आर्थिक भूमिका, और इसमें क्या लिखेंगे, भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा है। सूचना प्रौद्योगिकी, औषधि, अंतरिक्ष, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भारत की भूमिका बढ़ी है। भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मंचों के माध्यम से वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। उसके बाद क्षेत्रीय भूमिका क्या है इसकी, तो दक्षिणी एशिया में भारत की भौगोलिक स्थिति उसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भूमिका प्रदान करती है। भारत पड़ोसी देशों के साथ व्यापार, परिवहन, ऊर्जा, सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का प्रयास करता है। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आपदा राहत के क्षेत्र में भी भारत सक्रिय है। इसके बाद वैश्विक चुनौतियों में योगदान, तो जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा जैसी समस्याओं के समाधान में भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करता है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पहल की है। रणनीतिक भूमि, तो भारत के अमेरिका, रूस, यूरोपीय देशों तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ व्यापक संबंध है। भारत विभिन्न बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय भागीदारी करता है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति और समुद्री मार्गों की निकटता उसकी रणनीतिक भूमिका को और महत्वपूर्ण बनाती है। अब इसकी सांस्कृतिक भूमिका देख लेते हैं। तो भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद, सिनेमा, साहित्य और भारतीय प्रवासी समुदाय ने भी भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत किया है। भारत की सॉफ्ट पावर विश्व के अनेक देशों में उसके प्रभाव को बढ़ाने में सहायक है। अब निष्कर्ष में क्या डालेंगे, वर्तमान समय में भारत वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अपनी विशाल जनसंख्या, आर्थिक क्षमता, भौगोलिक स्थिति, तकनीक विकास और कूटनीति प्रभाव के आधार पर भारत आने वाले समय में वैश्विक मामलों में और अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। अब ये मैंने आपके असाइनमेंट के सारे प्रश्न करवा दिए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 20 नंबर का ये असाइनमेंट है। यदि मेरे बताए हुए तरीके से आप असाइनमेंट बनाते हैं तो 20 में से आपको 15+ नंबर मिलने की पूरी संभावना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।